किसान आंदोलन के 62वें दिन यानी 26 जनवरी को किसान परेड होने वाली थी, हुई भी, और किसान ट्रैक्टर के साथ बड़ी तादाद में लाल किले पहुंचे और वहां धार्मिक झंडा भी फहराया। पुलिस की ओर से ताबड़तोड़ लाठियां चलाई गई और आंसू गैस के गोले दागे गए। किसान और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसमें किसान और जवान दोनों घायल हुए। इस पर रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि गृह मंत्रालय से सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब सवाल नहीं करना ठीक रहता है। गृह मंत्री की क्या जवाबदेही है? अब यह सवाल नए सिलेबस से बाहर किया जा चुका है। शिवराज पाटिल आखिरी गृह मंत्री थे जिनसे सवाल किया जाता था। कल की हिंसक घटना के बाद खबर आती है कि गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की और दिल्ली में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। किसानों की परेड होने वाली थी। दिल्ली, हरियाणा और यूपी के पुलिस अधिकारी लगातार किसान नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। क्या गृह मंत्री उन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे? हालात की गंभीरता का जायजा ले रहे थे? क्या पहले ऐसी कोई खबर आई थी? इन सब सवालों के जवाब अटकलों से नहीं दिए जाने चाहिए, बल्कि पूछा जाना चाहिए। रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि 2 महीने से किसानों को दिल्ली आने से रोका गया। परेड के पहले ही साफ हो गया था कि एक धड़ा दिल्ली आने की बात कर रहा है, तो ऐसे में पुलिस ने उस धड़े को लेकर क्या योजना बनाई थी? इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर आ चुके थे, उनमें से किसी भी हिस्से के तय कार्यक्रम से छिटकने की आशंका तो रही ही होगी। ऐसी स्थिति में दिल्ली के भीतर सुरक्षा की क्या तैयारी थी? दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त बलों का कितना बैकअप दिया गया था? क्या लाल किले से लेकर ITO तक एक धड़े को आने दिया गया? एक ठोस जवाब मिलेगा या नहीं, पता नहीं। लाल किले के साथ जो होने दिया गया वह शर्मनाक है। इस ऐतिहासिक इमारत को क्षति पहुंची होगी, लेकिन मुद्दा बनाया जा रहा है तिरंगा को लेकर। एक दिन पहले खबर आई कि हरियाणा के मंत्री तिरंगा फहराने के तय कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्हें जिला मुख्यालयों में जाना था और जिसका कार्यक्रम तय था। इसे लेकर तो सब चुप हैं कि मंत्री कैसे तिरंगा फहराने के कार्यक्रम से पीछे हट सकते हैं। जवान तो उसी के लिए जान देता है, वो तो पीछे नहीं हटता। तिरंगा के बहस में आने से बहस बन जाती है। इसीलिए आप गोदी मीडिया और IT सेल का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हिंसा हिंसा है, ये अक्सर किसी भी आंदोलन को तोड़ने के काम आती है। हिंसा से किसका मकसद पूरा हुआ, इसे लिखकर बताने की जरूरत नहीं है। किस खेमे में उत्साह है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। रवीश कुमार ने आगे लिखा कि दिल्ली पुलिस के 80 से अधिक जवान घायल हो गए हैं। लाल किले का एक वीडियो है जिसमें पुलिस के जवान जान बचाने के लिए नीचे गिर रहे हैं। उसी पुलिस के जवान गाजीपुर बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। वहां भी पुलिस किसानों की तुलना में गिनती में कम है। आपने इसका वीडियो देखा होगा कि फुट ओवर ब्रिज से 10-20 जवान आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। उसी दिल्ली पुलिस के जवान लाल किले के से नीचे कूद रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस की ये ट्रेनिंग है? इन जवानों की जान बचाने के लिए पुलिस के बाकी दल क्यों नहीं आगे आए? क्या कार्यवाही की? क्यों नहीं बैग दिया? उसी लाल किले के बाहर से दोपहर के वक्त एक वीडियो आया जिसमें पुलिस के जवान कुर्सियों पर बैठे नजर आ रहे हैं। दिल्ली दंगों के वक्त भी पुलिस लाचार नजर आ रही थी। उस वक्त की खबरों को निकाल कर देखिए किस तरह से पुलिस की आलोचना हो रही थी। वह मूक दर्शक बनी रही और खुद भी हिंसा के शिकार होती रही। हिंसा करने वाली भीड़ थी, उन्हें छूट मिली थी। उस हिंसा के नाम पर कौन लोग पकड़े गए, यह आप जानकर भी क्या करेंगे? नजर पर जब हिंदू मुस्लिम का चश्मा चढ़ा हो तो आसानी से साफ नहीं किया जा सकता। दिल्ली दंगों के वक्त स्पष्ट आदेश न मिलने के कारण दिल्ली पुलिस के ही अफसर हिंसा के शिकार होते होते बचे और कुछ पर जानलेवा हमला हुआ भी। पुलिस की खूब आलोचना हुई। दिल्ली दंगों के वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने सेना बुलाने की मांग की थी। ये मांग इसलिए हुई क्योंकि दिल्ली पुलिस लाचार नजर आ रही थी। क्या वाकई लाचार थी या ऐसे वक्त पर लाचार होने दिया गया? सवाल पुलिस की नाकामी का भी है। सवाल है कि देश की सबसे अच्छी पुलिस एक साल के भीतर 2 मौकों पर इतनी लाचार कैसे नजर आ सकती है? दिल्ली दंगों के वक्त SN श्रीवास्तव एक्टिंग पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे। तब सवाल उठे थे कि तात्कालिक कमिश्नर हिंसा को रोकने में असक्षम है। आज तक दिल्ली पुलिस के पास एक्टिंग कमिश्नर हैं। SN श्रीवास्तव साहब की कार्यकुशलता और अनुभव की काफी चर्चा हुई भी, लेकिन सोचिए, दिल्ली राजधानी है और यहाँ फुल टाइम कमिश्नर नहीं है। आगे रवीश लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस के पास क्या क्या विकल्प थे, कितने सुरक्षा बल थे,
इन सब पर जल्दी में बात नहीं होनी चाहिए। ये खबर आई थी कि परेड खत्म होते ही परेड की सुरक्षा में लगे जवान तुरंत ही किसानों की परेड की सुरक्षा में लगेंगे। क्या यह समझा जाए कि उतनी देर तक किसानों की परेड की सुरक्षा अपर्याप्त थी? अगर उनकी जरूरत थी तो पहले से ही दूसरे राज्यों से सुरक्षा बलों को बुलाकर तैनात किया जा सकता था। किसान आंदोलन के लिए हिंसा की यह घटना सीधे जाल में जाकर फंस जाने के जैसी है। जो आंदोलन 2 महीने से बार बार यह साबित कर रहा था कि तमाम उकसावे के बाद भी उसके भीतर शांति को लेकर स्थिरता आ गई है, अनुशासन आ गया है। गणतंत्र दिवस के दिन उसकी स्थिरता को गहरा धक्का तो लगा ही है। बेशक बड़े हिस्से में परेड शांति से हुई। जिस तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर आए, अगर सब अराजक होते तो हालात बिगड़ जाते। हिंसक भीड़ के बीच भी कई किसान थे जो समझा रहे थे, उग्र लोगों को रोक रहे थे। पुलिस के भी कई जवान और मध्यम श्रेणी के अफसर उन्हीं के बीच में रहकर संवाद से हालात को सुलझा रहे थे। यह बेहद जोखिम का काम रहा होगा। हिंसा और अराजकता का स्केल जब बड़ा हो जाता है तो पहले दिन सभी तथ्यों तक पहुंचना आसान नहीं होता। कल देर रात तक यहाँ से वीडियो आते रहे तो वहां से आते रहे। किसी में पुलिस बेवजह शांति से बैठे किसानों को मारती नजर आ रही थी तो किसी में किसान पुलिस पर हमलावर थे। आखिर में रवीश कुमार लिखते हैं कि 25 जनवरी के प्राइम टाइम में मैंने कहा था कि अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि सरकार ने 26 जनवरी के दिन परेड की इजाजत क्यों दी, तो आपका सवाल अच्छा है। जवाब मेरे पास नहीं है, बाद में पता चलेगा। अब पता चल रहा है, सत्ता को हिंसा का वीडियो फुटेज मिल गया है। अब यही वीडियो फुटेज किसान आंदोलन पर भारी पड़ेगा। गोदी मीडिया के फैलाए आतंकवादी होने के नैरेटिव से किसान मुश्किल से बाहर आए या आ ही नहीं सके। आज भी जनता का बड़ा वर्ग अपने ही किसानों को आतंकवादी कह रहा है। लाल किले की हिंसा उनके सामने नई चुनौती है। किसानों के आंदोलन का घेरा कस चुका है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।